बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत सारी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत तेज़ी से मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। सबसे पहले काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब बरतानिया पहुँचे और उन्हें जाना था एक तकरीब में जहाँ उन्हें बुलाया गया था, और इस मौके के ऊपर जो है वो पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद पहुँच गई। काजी साहब जो हैं वो मिडल टेम्पल हॉल में पहुँचे थे जहाँ उन्हें इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी उससे पहले वहाँ पहुँच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम लोग भी थे जिनमें जुल्फ़ी बुखारी थे, और उनके अलावा मलिका बुखारी साहिबा थी, अज़रम अशवानी थे, और दीगर बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं वो भी, जो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी वहाँ पे आए। दो चार मैंने देखे कि जो ब्रिटिश लॉयर्स हैं वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे, उनमें एक दो तो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे। तो इन लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़। इनका ये कहना है कि इस शख्स ने पाकिस्तान में नहायत नाइंसाफ़ी की है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर ये खामोश रहा। इसके दौर में हज़ारों सियासी कारकुनों को जेलों में डाला गया, ख़वातीन की बेहुरमती की गई, ख़वातीन के साथ जुल्म किया गया, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रश किया गया। तारीख़ के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन इस शख्स के दौर में हुए, और इस शख्स ने धांधली के अंदर और एक जाली हुकूमत बनने के अंदर सहूलतकारी अदा की, और हर वो काम किया जिससे पाकिस्तान में जमहूरियत को, आज़ादी इज़हार राय को धचका लगा। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए और पाकिस्तानियों ने वहाँ टिका कर एहतजाज किया। अब ये सूरत हाल तो काजी साहब को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए, ये अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये 70 की 80 की दहाई नहीं है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस दौर में बाहर रहते थे उन्हें उतनी तेज़ी से खबरें नहीं मिलती थी। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे आप कोई हरकत करते हैं तो पूरी दुनिया में पता चल जाता है। फिर पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ बहुत जुड़े रहते हैं, तो जो शख्स भी पाकिस्तान के साथ ज़्यादती और जुल्म करेगा वो जब पाकिस्तान से बाहर जाएगा और जहाँ जहाँ वो पहुँचेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसका इस्तकबाल करेंगे। हाल ही में आपने नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल देखा। नवाज शरीफ साहब बड़े बदमज़ा हुए थे। अभी आप काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ सूरत हाल देख रहे हैं। काजी साहब जहाँ जहाँ निकलेंगे, अगर वो पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक उनसे सवालात पूछेगी, क्योंकि वहाँ जमहूरियत है। वहाँ पे ये सूरत हाल नहीं है कि आपसे किसी वकील ने या किसी शख्स ने कोई बात पूछ ली तो आप उसको डंडे मड़वाएंगे पुलिस से उठवा के, या आप उसको अगवा करवा लेंगे। अगर किसी डोनट वाले ने आपसे कोई बात पूछ ली तो वो बच्चा ही गायब हो जाएगा या उसका भाई गायब हो जाएगा। तो काजी साहब, ये पाकिस्तान नहीं है, ये यूरोप है, और यहाँ पे इस वक्त ह्यूमन राइट्स भी मौजूद हैं और वहाँ पे आज़ादी इज़हार राय भी है। लिहाजा काजी साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। काजी साहब जो है वो फंस गए हैं, और काजी साहब का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर तो चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके उनका प्रोग्राम बढ़ गया है। और ये होना था, और ये हर उस आदमी के साथ होगा जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म, फस्तायत और जबर करेगा या उसका सहूलतकार बनेगा। उसे बाद में ये जवाब देना पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान का कोई भी एक शख्स जो रिजीम चेंज से लेकर अब तक अवामी उमंगों के खिलाफ खड़ा है, वो किसी भी और भी मुल्क में जाकर अनाउंस कर दे कि मैं फ़लाँ जगह पे आ रहा हूँ, तो उसके बाद वो तमाशा देखे कि उसके इस्तकबाल के लिए कितने लोग आते हैं और वो उसका किस नौइयत का इस्तकबाल करते हैं। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मुझे आपके सामने रखना है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, जिसके बारे में कहा गया कि मीडिया शायद सही से रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मुख्तसर सही मगर रिपोर्ट हुआ है। जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत की, ये लगभग खान साहब की 25-26 दिन के बाद सहाफ़ियों के साथ बातचीत है। यानी 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट इमरान खान साहब सहाफ़ियों से बातचीत नहीं कर पाए थे। 1 महीने के बाद उनकी जो सहाफ़ियों से बातचीत हुई, इमरान खान साहब ने क्या कहा वो आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि जहाँ से इमरान खान साहब ने छोड़ा था वहीं से इमरान खान साहब ने शुरू किया। इस 1 महीने का जबर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों और अपने वकला से वाज़े अल्फाज में कहा, और उन्होंने कहा कि मैं वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूँ, जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया है उसने आईने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। मुझे जिस तरह पिंजरे में बंद रखकर ज़हनी अजियत दी गई, ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है। जानवरों से बदतर सलूक किया गया। मेरे सेल की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई। सेल में घुप अंधेरा रखा गया। 10 दिन तक सेल से बाहर मुझे नहीं निकलने दिया गया। कई हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई। ये सख्तियाँ और टार्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं इस जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानियों के मफाद और बेहतरी से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उसके पैसे
जायदाद सब बाहर है। ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए आते हैं और फिर अपने वतन वापस लौट जाते हैं। जब ये वज़ीर आज़म था तो 22 दफ़ा बरतानिया गया था, अब तो वैसे भी ये 12वां खिलाड़ी है, इसलिए अपने वतन वापस सुधार गया है। इंतज़ार पंजूता के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि इसके अगवा पर मुझे शदीद तशवीश है। ये जबरी गुमशुदगी मेरी ज़ात से मुखासमत का शाखसाना है। मुल्क में मुकम्मल लाकानूनियत का राज है। ये मुखासमत लफ्ज़ जो है ये इमरान खान साहब नहीं बोलते और मैंने कभी उन्हें बोलते हुए नहीं सुना। ये बाद में जिसने भी एडिट किया खबर, उन्होंने उसको मुख्तसर करते वक्त शायद ये शामिल किया। मुल्क में मुकम्मल लाकानूनियत का राज है। मेरे फोकल पर्सन के अगवा को 21 दिन हो गए। उसका कसूर क्या है? अफसोस है कि अदालतें भी खामोश हैं। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था। अच्छा, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2-3 अहम इकदाम किए हैं। वो दोनों तीनों मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिमत है उसका तयन भी कर रहा है। एक तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इन्हिसार इस बात पे था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन जाए जो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें और उन ट्रिब्यूनल्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असली फार्म 45 वाली सीटें हैं वो उनके MNAs को मिल जाएं और जाली फार्म 47 वाले MNAs खिज़ां में पत्तों की तरह जड़ जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियती जमात बन जाए कौमी असम्बली में और वो अपनी हुकूमत बना पाए। अब इसके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि काजी फ़ायद ईसा साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी की थी और पंजाब की चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश के मुताबिक जो उनके अपने हाजिर सर्विस जजेस हैं उनको निकाल कर रिटायर्ड जजों को ट्रिब्यूनल्स में लगा दिया था। अब ये जो कुछ भी हुआ था इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ तो था, लेकिन 30 सितंबर के इस फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज नहीं कर रही थी। 25 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतज़ार किया कि काजी फ़ायद ईसा रिटायर हो जाए, उसके बाद इसको चैलेंज किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें नज़रसानी की अपील दायर कर दी है। अच्छा, इसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जो चीफ जस्टिस पहले कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया कि 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए हाजिर सर्विस जजेस के नाम वापस हो गए। फिर रिटायर्ड जज उसके ऊपर लगा दिए गए, तो उन्होंने कहा जी ये गलत है, इस फैसले के ऊपर नज़रसानी की जाए। अब नज़रसानी का बेंच बनेगा, देखते हैं ये बेंच क्या बनेगा। तो काजी साहब के जाने के बाद तहरीक इंसाफ ने 3 बड़े केसेस फौरी तौर पे पुट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें वापस मिलेंगी। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन वाला मामला कि 12 जुलाई को इलेक्शन कमीशन को जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले की जाए और तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो बंदे बाकी हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो ये अमल दरामद नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद नहीं कर रहा तो इनके ऊपर तौहीन अदालत लगाई जाए। दूसरा ये केस लेकर आए। तीसरा केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई फौजी अदालतों वाला। फौजी अदालतों वाले मामले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि यहाँ ज्यादती हो रही है और ये केस बड़े अरसे से पेंडिंग है। काजी फ़ायद ईसा साहब के दौर में वो इसको जल्दी लगवाना नहीं चाहते थे, उन्हें आइडिया था कि काजी साहब क्या करेंगे तहरीक इंसाफ के साथ, लिहाजा उन्होंने इंतज़ार किया और अब फौजी अदालतों वाला मामला जो है वो भी उठा दिया गया है और नवंबर के दूसरे हफ्ते के लिए दरख्वास्त की गई है कि इस मामले को अब लगाया जाए। इसके अलावा जुल्फी बुखारी साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है। मलेशिया के एक वज़ीर आज़म आपको याद होगा पाकिस्तान आए थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 और 4 तारीख को एहतजाज कर रही थी इस्लामाबाद की जानिब। तो अक्टूबर के शुरू में मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे। जुल्फी बुखारी ने दावा किया कि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने यह दरख्वास्त की थी कि वो जेल में अडियाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन रियासत ने उनकी इस दरख्वास्त को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं या जो अहदेदारान हैं उनकी एक मुलाकात होनी थी मलेशिया के वज़ीर आज़म से, वो भी नहीं हो पाई। तो इमरान खान साहब की रेलिवेंसी आप देख लें कि जो बाहर से एक मुल्क का वज़ीर आज़म आया, मलेशिया पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है, बहुत ताकतवर और बेहतर मुल्क है। अब मलेशिया का वज़ीर आज़म आया तो उनकी दिलचस्पी
इस हुकूमत में तो थी, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि हुकूमत जो है उसे तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी दिलचस्पी इमरान खान से मुलाकात में थी कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा लीडर है उससे मुलाकात की जाए। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि जेल में है तो मौजूदा हुकूमत ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। नजम सेठी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान को मनाने की कोशिशें हो रही हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है अब तक इमरान खान को मनाने के लिए हो रहा है कि खान साहब गुस्सा जान दो, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो उनकी 3 शराइत पहले दिन से हैं। एक वो ये कहते हैं कि जो भी 9 मई के हवाले से हकायक हैं वो सामने लाए जाए, उस पर जुडिशल इंक्वायरी की जाए और जो बेगुनाह कारकुन हैं उन सबको रिहा किया जाए। दूसरा वो ये कहते हैं यानी जाली मुकदमात वो कहते हैं ख़त्म किए जाएँ। साथ में इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि जो अवामी मैंडेट है वो अवाम को वापस किया जाए। ये बड़े अहम इमरान खान साहब के मुतालबात हैं। इन मुतालबात से इमरान खान साहब पीछे नहीं हटते और अब तो आईनी तरमीम हो गई है तो यहाँ भी इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइंदा कभी बात होगी तो वो भी सामने आ जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट को आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे लें और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग ऐसे ही बात करते हैं। मुराद सईद साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है, उसमें भी वो कौम को इसी किस्म का पैगाम दे रहे हैं। एक तो पार्टी को डिवाइड नहीं होना चाहिए, पार्टी को इकट्ठा रहना चाहिए, पार्टी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की गई 9 मई के बाद, लेकिन जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें डिसोन कर दिया और वो बेयारो मददगार हो गए और गैर सियासी बन गए। लेकिन अब दोबारा उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अदालतों और पार्लियामेंट के बजाय बिलाकर जो फैसला होगा वो सड़कों पर होगा। सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि लाखों लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। 8 या 10 हज़ार लोग अगर सड़कों पर आएंगे तो 2,000-3,000 लोग गिरफ्तार हो जाएंगे और बाकियों को मार पीट कर मुंतशिर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी लाखों लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, यानी 1 मिलियन लोग अगर निकल आए पाकिस्तान में तो क्या प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से निकल सकते हैं। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर 1 मिलियन लोग निकल आए तो उसके बाद हुकूमत 2-4 हज़ार लोग गिरफ्तार भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग अगर बैठ जाए तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तब्दील करके रख सकते हैं। और ये सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं कि अवामी ताकत से सब डरते हैं, सब खौफ खाते हैं, सब कांपते हैं। तो ऐसे में जो है वो सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना कि सड़कों के ऊपर फैसला होगा, ये बात ठीक है, लेकिन कब होगा ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कि पाकिस्तान के अवाम इस जुल्म, ज्यादती, लाकानूनियत और मैंडेट चोरी के खिलाफ कब मैदान में निकलते हैं। एक और अहम खबर है नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ और उसमें आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो जीत गया, यानी मिलीजुली कामयाबी है। सेक्रेटरी और नायब सदर जो है वो नीचे से हामिद खान ग्रुप के जीत गए, लेकिन सदर की इंपॉर्टेंस होती है, सदर ही सबसे अहम होता है। सदर जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप का जीत गया, यानी एहसन भून और तारड़ साहब जो हैं जो वजीर कानून है इनका उम्मीदवार जीत गया, आसमा जहांगीर ग्रुप का। ये जीता कैसे, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों ने रोला डाल दिया कि जी धांधली हुई है, बहुत बड़ी धांधली हुई है, ये जैसे जाली इलेक्शन फरवरी 2024 में हुआ था ये वैसे ही हो गया। तो ये झूठ है, ये गलत है बात। धांधली की कोशिश ज़रूर की गई है और धांधली कुछ हद तक हुई भी, लेकिन वहाँ पाकिस्तान के वकला मौजूद थे और वकला ने जो है वो वहाँ पे बर वक्त धांधली को पकड़ा और वोटों का जो फ़र्क डाला जा रहा था उसे ख़त्म किया। लेकिन इसके बावजूद आखिर में जो रऊफ़ अता है वो इलेक्शन जीत गए हैं, जिनका ताल्लुक हुकूमती कैंप से है, जबकि मुनीर काकड़ जो हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी या हामिद खान के ग्रुप के थे, वो इलेक्शन हार गए हैं। अब हुआ क्या इस इलेक्शन में, देखिए मकबूलियत तो सारी इमरान खान के साथ थी, हमायत भी सारी इमरान खान के साथ थी, हमदर्दी भी सारी इमरान खान के साथ थी, लेकिन फिर भी हुकूमती कैंप वकला का कैसे जीत गया। 2-4 बातें आप याद रखें कि यहां पे करोड़ों लोगों ने वोट नहीं डालना था या सारे वकीलों ने वोट नहीं डालना था। ये 4221 वकील हैं जिन्होंने वोट डालना था, जिनके पास मेंबरशिप है, वोट डालने का हक है उनके पास। ये 4221 वोटर हैं, जिनमें से 1000 के करीब वोटर्स ऐसे हैं जिन्हें हुकूमत ने अकोमोडेट किया हुआ है, यानी 1000 के करीब है जिन्हें मुख्तलिफ जगहों पे अकोमोडेट किया हुआ है और वो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। तो उन्होंने तो हुकूमत को वोट डालना था। इसके अलावा गुज़िश्ता 3-4-5 माह में बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है ये आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून के ग्रुप ने। उन्होंने एक एक वकील को टैकल किए, एक एक वोटर से उन्होंने मुलाकातें की हैं, एक एक वोटर के उन्होंने मसाइल देखे हैं, बहुत सारे वोटर्स के उन्होंने काम करवाए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है।
बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक एक वोट करके इकट्ठा करके उन्होंने अपना इलेक्शन जीत लिया है। और जो उनको कमी पेश आ रही थी, उन्होंने 200 नया वोटर भी नया बनाया है। जो नया 200 वोटर बनाया है वो उनके अपने ग्रुप का और उनका डाई हार्ड वर्कर है। तो वो 200 वोटर उन्होंने मजीद ऐड ऑन किया। तो इस तरह जो है वो उन्होंने अपनी जीत को यकीनी बनाया। जबकि हामिद खान ग्रुप जो है, इन्होंने मेहनत नहीं की। यानी आज से चंद दिन पहले तक किसी को पता भी नहीं था कि हामिद खान का कौन है उम्मीदवार। नॉर्मली पता होता है, कोई मेहनत हो रही होती है, कोई जोर लग रहा होता है। लेकिन यहां पे इन्होंने सारा का सारा इन्हिसार इस बात पे रखा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से हमारा सदर जीत जाएगा। लेकिन मेहनत नहीं की, और जब मेहनत नहीं की, प्लानिंग नहीं की, मनसूबाबंदी नहीं की, तो वो 4221 वोटर्स के इलेक्शन में वो हार गए। अब ये इलेक्शन जीतना बहुत आसान था। अगर मेहनत करते, जोर लगाते, लोगों से मुलाकातें करते, अपनी कंपेन को सही तरीके से चलाते और सही तरीके से पेनिट्रेट करते वुकला के अंदर जो वोटर्स हैं, तो शायद ये इलेक्शन जीत जाते। क्योंकि इस मरतबा कन्विंस करना आसान था, क्योंकि जो भी इस वक्त हुकूमत है, इसने आइन पे हमला किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर किया हुआ है, वुकला के ऊपर जो है वो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते थे हामिद खान ग्रुप के लोग, लेकिन वो नहीं उठा सके। अब इसके ऊपर जो है वो इधर उधर की बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं, इन्होंने मेहनत नहीं की। अगर ये मेहनत करते तो ये इस इलेक्शन को जीत भी सकते थे। ये बेहतरीन मौका था। हाँ, ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लोगों ने नीचे वोट डाला, नीचे कामयाबी मिली है हामिद खान ग्रुप को। लेकिन सदर के वोट के लिए जहां वादा किया था या जहां लोगों ने कमिटमेंट दी थी, वहां लोगों ने वोट डाला है। हुकूमत एक और काम करने जा रही है नादरीन, और वो काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का। अब जुमे वाले दिन ये बिल पेश किया जाएगा, इसका इम्कान है। हुकूमत ये चाहती है कि 5-6 जजेस अपने मजीद ऐड कर दिए जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो जजेस हुकूमत की सोच के करीब हो, हुकूमत के नुक्ता नज़र के करीब हो, ताकि हुकूमत के अक्सरियती जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो जाए। तो उसके लिए अब वो कोशिश करेंगे। ईमान मजारी साहबा का रिमांड दे दिया गया कल, बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि मुझे जो है वो हिरासत में लिया जाए, हिरासत में तो उस शख्स को लिया जाना चाहिए था जिसने मुझ पर तशद्दुद किया, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबित है कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है ईमान मजारी के ऊपर बहुत गुस्सा है ताकतवर लोगों को, क्योंकि वो हर कमज़ोर का, हर बेबस का, हर मजबूर का, जबरी तौर पे लापता होने वाले लोगों का इंसानी हकूक़ की बुनियादों के ऊपर वो आकर मुकदमा लड़ती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आसमा जहांगीर के बाद अगर कोई ताकतवर आवाज़, कोई तवाना आवाज़ पाकिस्तान में खड़ी हो रही है वुकला कम्युनिटी के अंदर, तो वो ईमान हाजिर मजारी की है। आपको उनके नज़रियात से इत्तफाक हो या इख्तलाफ हो, इस लड़की ने अपने आप को मनवाया है, इस लड़की ने अपने आप को साबित किया है। ये शदीद दबाव के बावजूद डट कर खड़ी रही है और इसने मुकाबला किया है पूरे निज़ाम का। और जो लोग भी जुल्म और ज्यादती का शिकार हुए हैं, ये उनके साथ खड़ी हुई है। लिहाजा इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। नाज़रीन, बहुत सारी और चीज़ें हैं मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फ़खर जमान के साथ ज्यादती हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन है, बहुत कमाल आदमी है, ज़बरदस्त प्लेयर है, फिटनेस लेवल इनका बड़ा शानदार है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है क्रिकेट का। वाइट बॉल क्रिकेट में इससे बेहतर आदमी कौन हो सकता है। लेकिन उन्हें कौमी क्रिकेट टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें बाहर रखा गया है। और कुछ मैंने सहाफ़ियों से बात की जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हैं, वो ये कहते हैं कि इनको सज़ा दी गई कि 1 माह पहले मोहसिन नकवी साहब ने कुछ 8-9 क्रिकेटर्स को बुलाया था और उसमें फ़खर जमान साहब को और सबको उन्होंने दावत दी कि खुलकर बात करें। तो फ़खर जमान साहब ने ज़रा ज़्यादा सच बोल दिया था, और पाकिस्तान में इस वक्त सच बोलने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। तो फ़खर जमान साहब भी कीमत चुका रहे हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया के अंदर ऐसे प्लेयर्स कम हैं। ये आदमी पूरे मैच का पांसा बदल सकता है, ये सबको पता है। बड़े दिल का प्लेयर है, दलेर आदमी है, बहुत अच्छी हिटिंग करता है, वाइट बॉल के अंदर स्पेशलिस्ट है। लेकिन इसके बावजूद उसको सिर्फ निशाना बनाया क्यों? उसके सच और उसके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। उसका गेम जो है वो आज भी बोलता है, उसका रिकॉर्ड आज भी बोलता है कि कोच तक तो छोड़ के चला गया टीम का। इतनी सियासत हो रही है टीम के अंदर। तो इस सियासत से तंग आकर, यानी एक अलग टीम ही इनको चाहिए अपनी बना ले, और जो पाकिस्तानी टीम है उसको कहीं किराए पे भेज दे। यही कर सकते हैं अब। और टीम की जो हालत इन्होंने कर दी है, यानी जो प्लेयर्स के साथ ये कर रहे हैं, जो जुल्म और ज्यादती ये कर रहे हैं, अब ये जाएंगे जब खेलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।